टोटल चैप्टर है भैया 14 है, इसमें 2 भाग में है। फर्स्ट पार्ट में आपका 6 चैप्टर है, ओके, फर्स्ट पार्ट है आपका, और ये आपका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर, ओके, 7 चैप्टर हैं सेकंड पार्ट में। 2 किताबें आपकी हैं भाई, आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपका 6 चैप्टर यहाँ तक दिया रहता है अवकलनों के अनुप्रयोग। उसके बाद 7 चैप्टर से जो है सेकंड। हेलो हेलो, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके सामने आई गए। मैं एसपी सर और आपके मैथ फैकल्टी के रूप में एक्सेल क्लासेस से आप लोग जुड़िए। और आज हम लोग पहला दिन बताया गया था, जैसा कि आपको पहले आज हम लोग लेक्चर फर्स्ट अप्रैल को पहला लेक्चर हम लोग का आने वाला है, तो आई गया आज हम लोग। तो आज का क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों का सिलेबस जो है upmsp.gov.in पर आ चुका है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और हम थोड़ा बता देते हैं आपको इसके बारे में, सिलेबस के बारे में आज आप लोगों को डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और देखिए इसको। तो विषय गणित कक्षा 12, इसमें देखिए बेटा, इसमें जो विभाजन किया गया अंकों का, जैसे पहला चैप्टर आपका है या पहली यूनिट कहें हम, इकाई संबंध तथा फलन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन से 10 नंबर का प्रश्न आना है, ओके। फिर बीज गणित है, इसमें मान लीजिए आपका व्यू है, शारीरिक है, ठीक है, तो उससे जो है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद हमारा कलन है। कलन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क 44 मार्क इसी से आना है। इसमें लगभग 3-4 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं क्लास 12th के लिए। कलन, कैलकुलस जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें अवकलन और समाकलन पढ़ाया जाएगा, उसमें अवकल समीकरण भी है। तो टोटल 44 नंबर का इससे आना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इकाई है। उसके बाद सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जिससे देखिए सबसे सेकंड नंबर पर इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, 18 मार्क। इससे भी बहुत बढ़िया नंबर बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 5 यूनिट है जो है रैखिक प्रोग्रामम, ये भी बहुत आसान है, केवल 2 क्वेश्चन आता है, इससे 5 नंबर का है। या तो 3-2 करके दो प्रश्न आ जाते हैं, या कभी कभी लॉन्ग में दे देगा तो 5 ही नंबर का दे देता है, लेकिन अब तो 2 आ रहा है, क्योंकि वो जो लॉन्ग वाला एक्सरसाइज था हट गया है सिलेबस से बच्चे। तो इससे कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क इससे आ रहे हैं। प्रायिकता, इसके बाद लास्ट यूनिट है प्रायिकता, क्लास 11th में जो कि पढ़े होंगे उसी से आगे का जो है, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, तो उसको पढ़ते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो उससे 8 मार्क का प्रश्न आएगा, टोटल ऐड कर लेंगे तो 100 मार्क का आपका टोटल होता है। जैसे आप मान लीजिए इसमें टोटली आपको मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें नहीं है, इसलिए टोटल थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। 100 मार्क्स के लिए हम लोग काम करते हैं। और आपको सबसे आसान जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिंदी में सबसे आसान आपको मैथ लगेगा, क्योंकि इसमें रटना कुछ है नहीं, बस केवल समझना है। अगर आप लोग रेगुलर हमारा वीडियो देखते रहे तो कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। हमने देखा है, हमारा अनुभव है, यह कहता है कि मैथ में क्या है, समझना है, केवल समझ लीजिए बातों को, तो पेपर बहुत आसान आता है, आप उसी को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब चैप्टर्स पे हम लोग आते हैं। चैप्टर्स कौन कौन है? यूनिट फर्स्ट में जैसे आपको बताया गया था संबंध तथा फलन, 10 मार्क का बताए थे हमने, तो इसमें अध्याय आपका यही शुरू होगा, संबंध तथा फलन। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ओके, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में, तो आव्यूह है उसमें और यह सारणिक है, ओके, आव्यूह तथा सारणिक यूनिट नंबर 2 में है, बहुत आसान चैप्टर है यह। फिर आपका उसके बाद 5वां चैप्टर है सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है 6 चैप्टर आपका है, जैसे अवकलनीयता पढ़ लिए तो उसके अवकलनों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ओके। फिर आपका 7 चैप्टर है समाकलन, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, जेड एक्सरसाइज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में भी देखिए आता ही है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, ओके, क्या पढ़ लेंगे? समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ लेंगे। उसके बाद एक चैप्टर इसमें देखिए छूट गया है बच्चे, इसमें लग रहा मिसप्रिंट है, टोटल चैप्टर 13 है, इसमें 12 बताया है, तो यहीं पर एक चैप्टर होता है देखिए छूट गया है, तो वो चैप्टर नंबर 9 होता है। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अवकल समीकरण,
अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जिसका नाम है। ओके बच्चे, इसके छूट गया था चैप्टर तो, और ये 10th चैप्टर हो जाएगा आपका। सदिश जो है आपका, सदिश जो है आपका 10th चैप्टर है। सदिश बीजगणित नाम है इसका, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम है इसका? वेक्टर अलजेब्रा नाम है। ओके, उसके बाद आपका नाम है 11th चैप्टर जो आपका है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय या नहीं है, त्रिविमीय ज्यामिति है यहाँ। ओके, क्लास 11th में है यह त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद जो है आपका 12th चैप्टर जिसका है नाम रैखिक प्रोग्रामम, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग एलपीपी के नाम से भी जानते हैं। हर क्लासेज में बच्चे कहते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद 12th चैप्टर जो है आपका है, क्या नाम है इसका? प्रायिकता, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो बताया गया आपको। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस, यानी टोटल चैप्टर जो है आपका 13 है। टोटल चैप्टर कितने हैं भाई? ये 13 है। इसमें 2 भाग में है। फर्स्ट पार्ट में आपका 6 चैप्टर है। ओके, फर्स्ट पार्ट है आपका, और ये आपका है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर। ओके, 7 चैप्टर हैं सेकेंड पार्ट में। 2 किताबें आपकी हैं भाई। आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपका 6 चैप्टर यहाँ तक दिया रहता है, अवकलनों के अनुप्रयोग। उसके बाद 7 चैप्टर से जो है सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोग चैप्टर के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए। कितने चैप्टर है बताइए? तो ये 13 चैप्टर। फर्स्ट पेपर में कितने चैप्टर? 6 चैप्टर। उसके बाद जो 7 चैप्टर है सेकेंड पार्ट में। बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग, चूंकि मैथ का क्लास है, मेरा पहला दिन है, तो थोड़ा सा एक बात बताना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं या बहुत सारे टीचर्स भी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट लिखा, तो अपने आप में ये फर्स्ट है, इसमें कुछ लोग एसटी जोड़ देते हैं। ये फर्स्ट नहीं है, गलत है। खुद ये अपने आप में फर्स्ट है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चे यह वाला 1 बनाते हैं तो इसके आगे एसटी जोड़ सकते हैं, तब फर्स्ट होगा। लेकिन यह अगर सिंबल बनाते हैं तो यह खुद अपने आप में क्या है? फर्स्ट है। ओके, अपने आप में क्या है? फर्स्ट है। इसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग? तो अगर ये वाला 1 बनाते हैं तब फर्स्ट जोड़ा करिए, ये कभी गलती मत करिए। जैसे कुछ लोग बनाएंगे जो है, जैसे मान लीजिए ये बनाए और इसमें फिर आरडी जोड़ देंगे, थर्ड, ये गलत है। ये अपने आप में थर्ड है। अगर ये 3 बनाया करिए तो तब आरडी जोड़िए, तब थर्ड कहलाएगा। बच्चे इस बात को ध्यान दीजिएगा। टीचर भी बहुत गलती करते हैं क्लासेज में, लेकिन आप लोग अगर हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हमने बहुत सारे क्लासेजों में पढ़ाते हुए भी देखा है टीचरों को, या यूट्यूब पर भी देखे हैं, ये गलतियां लोग करते हैं। मैथ में, या मैथ वाले तो जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन अन्य सब्जेक्ट वाले थोड़ा सा इसकी गड़बड़ी करते हैं। इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ओके, तो बच्चे आप लोग समझ गए हैं क्या हमने बताना चाह रहे थे? तो आपके सिलेबस के बारे में पूरी तरह से आपने जान लिया। तो हम लोग आपका समझ ही रहे हैं कि जब सिलेबस जान गए आप लोग, इसके बाद हम लोग अपना पहला चैप्टर जो है शुरू करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दें, क्या है पहले चैप्टर में। ओके, तो बच्चे चलते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर जो आपके बताया गया है, जिसका नाम है चैप्टर 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो आपको इसको पढ़ना है, संबंध एवं फलन, जो कि क्लास 11th में बच्चे जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जान रहे हैं। क्यों? इसी के आगे ही यहाँ पर दिए गए संबंध तक पढ़े थे हम लोग वहां पर। यहाँ पर आगे है क्लास 12th में जो टॉपिक है वो है संबंधों के प्रकार, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्लास 11th के लिए, कुछ बच्चे जैसे नहीं पढ़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले संबंध फलन पढ़ने से पहले हम लोगों को जो है थोड़ा सा संख्याओं के बारे में बहुत जरूरी जानना है। कुछ बच्चे से पूछिए संख्याएं क्या हैं, वो बता नहीं पाते। तो बेसिक नॉलेज के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पहला मैथ में बात आई है वो अंक की आई है। व्हाट इज डिजिट? किसकी बात आई बेटा? डिजिट की बात आई है। बच्चे ध्यान दीजिए, बेसिक आज थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा बता दिया जाता है आपको अंक क्या है। तो कहते हैं प्रतीक हैं,
अंक क्या है भाई, प्रतीक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह जो 9 तक होता है डिजिट, 10 नहीं 9 तक ही होता है डिजिट, 9 टोटल 10 डिजिट है भाई, 0 से लेकर 9 तक। ओके, ये डिजिट होते हैं। उसके बाद हमारी संख्याएं आती हैं। संख्या क्या है, 2 या 2 से अधिक जब अंक आपस में जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 23 हो गया, तो ये जो है संख्या हो गई आपकी, 231 हो गया मान लीजिए, ये आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई। और जो इसमें अलग अलग हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चे, ये आपके अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। इस बार संख्या के बारे में जान गए। हम थोड़ा संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है, नंबर सिस्टम के थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये सब जानते हैं आप लोग, लेकिन माइंड से थोड़ा उतर जाता है जो कक्षा, इसमें संबंध और फलन में हर जगह ये बात आएगी। प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। तो बच्चे उसी के बारे में थोड़ा सा जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तब दिक्कत नहीं होगी हमको आगे पढ़ने में। आज पहला लेक्चर है तो सोचे थोड़ा जो है आपको बता दिया जाए। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार पढ़ते हैं। तो संख्या के प्रकार में जो पहली संख्या आई है बच्चे उस दुनिया में, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या नाम आया है, प्राकृतिक संख्या। बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा आज बता देते हैं, संख्या नेचुरल नंबर यन से दिखाते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या का सिंबल क्या है, नेचुरल नंबर। आप लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा होगा, माइनस अनंत होता है, प्लस अनंत होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है। ओके, तो जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है 1 से लेकर अनंत तक, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। 1 2 3 इसी प्रकार से ये देखिए 3 डॉट होता है बेटा, ज्यादा नहीं बनाया जाता है, 3 डॉट एंड सो ऑन। लोग बनाते हैं सजाने के लिए 10 गो डॉट बना देंगे, 20 गो डॉट, नहीं, गलत है वो। ओनली 3 डॉट बनाएंगे आप लोग, 3 से कम भी नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा तो हो ही सकता है, बट 3 इसका बताया गया अच्छे से और समझना है तो। प्राकृतिक संख्या समझ गए बच्चे, 1 से याद रखिएगा, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है 1 से 9 तक, अरे गलत है वो। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा दुनिया में जो संख्या आई है उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है बच्चे, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। जो शुरू होती है, देखिए इसमें 0 भी आ जाएगा, तो 0 शुरू होती है बच्चे, 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। ओके, कहां तक होती है, अनंत तक। ओके, समझ गए बच्चे। उसके बाद दुनिया तीसरा नंबर जो आया है उसमें देखिए यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच। अब ये निगेटिव वाले भी आ जाएंगे, तो जिसका नाम होता है पूर्णांक। क्या नाम होता है जिसका, पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग जेड से भी दिखाते हैं अथवा आई से। आपको जेड में से बताया गया था, जेहेलिन एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है जेहेलिन, उसी से लिया गया है। जर्मनी में लोग इंटीजर होता है ना, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, लेकिन वो सब जेहेलिन जेहेलिन चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं, जेहेलिन। जेहेलिन एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू काउंट। 9th वाले एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है। तो आप लोग ध्यान दे बच्चे, ये क्या होता है, तो ये होता है 0 +- 1 +-2 +-3 एंड डॉट 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 +- अनंत। ये होता है आपका पूर्णांक। ये बहुत जरूरी है जानना। बहुत बच्चों से पूछ दीजिए पूर्णांक क्या है तो गायब हो जाते हैं, नहीं बता पाते, तो ये आप लोग जानिए। तो यहाँ पर पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो चौथा नंबर आया है दुनिया में, जिसको बोलते हैं, चौथा नंबर है जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का समुच्चय। बच्चे परिमेय संख्या का जो समुच्चय है इसको क्यू से दिखाते हैं, वाई, क्योंकि इसकी परिभाषा बताई गई है। देखिए संपूर्ण परिभाषा देखिए परिमेय संख्या की, यह परिभाषा है P/Q के रूप में लिखा जाएगा। Q ≠ 0 है। PQ पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तथा एक बात बताई गई है जो कि आपके कक्षा 10 में यूज होती है, या CF ऑफ P और Q का 1 होना चाहिए। देखिए यह लोग बहुत टीचर हम देखते हैं ये बात बताते नहीं है, जबकि कक्षा 10 में आपने जब √2 इज अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं, √3 को, या √5 हो गया, √7 हो गया, जब अपरिमेय संख्या यूज करते हैं तो उसमें विरोधाभास में यही कॉन्सेप्ट लगता है, यह विरोधाभास है मौसम का। ठीक है, तो बच्चे इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, तो इस तरह से आप लोग परिमेय संख्या को जानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो गया, परिमेय संख्या है, -1/2 हो गया, परिमेय संख्या है। बच्चे देखिए इस डिफिनेशन में फॉलो हो रहा है, 1 और 2 जो है आपके पूर्णांक है और Q ≠ 0। इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या जानेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा भिन्न का।
बहुत सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो अंतर है, जो भिन्न होती है उसकी परिभाषा जो बताया गया था वो भी सभी परिभाषा है, लेकिन वो पूर्णांक नहीं होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो इसकी परिभाषा जो बताई गई थी बेटा, ये भी पी बाई क्यू के रूप में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट ये पी क्यू जो है ना पूर्ण संख्या रखना होता है। क्या रखना होता है? पूर्ण संख्या। ओके, और एस सी एफ यहाँ भी मान लीजिए एक ही होगा, एस सी एफ जो है इसका एक होगा। ये सब बातें वही हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसमें जो है पी क्यू पूर्णांक होते हैं, यानी भिन्न जो होती है बेटा, देखिए यह भिन्न है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन यह जो है परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब क्या है? पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव को जो बटा करेंगे, जैसे 1/2 हो गया है ना, 3/4 हो गया, इस टाइप से ये भिन्न है। क्या है? भिन्न है, मतलब पॉजिटिव पार्ट जो रेशनल नंबर जो आपका था, वो रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या था उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो आपको कह सकते हैं भिन्न है, लेकिन निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट मतलब क्या है आपका? वो परिमेय संख्या होगा। यानी ये बात कह सकते हैं हम लोग कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। कन्वर्स नॉट ट्रू। ओके, तो ये सब जान गए आप लोग, भिन्न के बारे में बच्चे जान गए अच्छे से। पॉजिटिव लेना है, माने बटा रहे, अंक रहे, सब कुछ ठीक है। जैसे 5 है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि परमाणु लिख देंगे ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? भिन्न कहते हैं। ये समझ गए आप लोग। एक बात जानिएगा, ये क्यू से क्यों दिखाते हैं? परिमेय संख्या का नाम है रेशनल नंबर, तो आर से आना चाहिए, लेकिन क्यू से वाई क्यू। तो आप लोग जानते हैं बेटा भिन्न क्या है? एक्चुअली डिवीजन है। जैसे मान 13/5 लिखती है आप, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। इसको आपको डिवाइड करना है। 13 से आपको डिवाइड करेंगे 5 से ना, तो 2 बार जाएगा डिवाइड, आपका 10 हो जाएगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। इसी को बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? भागफल। क्या होता है बेटा? भागफल। कोसेंट है ना, कोसेंट मतलब भागफल होता है। क्या होता है बेटा? कोसेंट मतलब भागफल, कोसेंट है इसका नाम। क्या नाम है? कोसेंट। तो एक्चुअली क्या है? ये भाग ही तो है, हमने भाग दिया है तो उसका रिजल्ट आया है भागफल। एक्चुअली ये परिमेय संख्या क्या है? भाग ही तो है, डिवीजन ही तो है, इसीलिए उसमें जो भागफल है उसी से क्यू शब्द लिया गया है। ध्यान दीजिए बच्चे। उसके बाद भिन्न जान गए। उसके बाद जो 5वां संख्या आया, एक्चुअली देखा जाए अभी तो जितना भी संख्याएं पढ़ाया मैंने, नेचुरल नंबर पढ़ाया, फिर हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ाया, फिर पूर्ण संख्या पढ़ाया, फिर पूर्णांक पढ़ाया, फिर परिमेय संख्या, यानी कि वो तीनों ऊपर वाले जो थे उनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी की बटा 1 लिख सकते हैं। जैसे 5 ही है तो बटा 1 लिख दिए। आपका प्राकृतिक संख्या जैसे आप सोचेंगे 5, आपका -5 जो है पूर्णांक है, ये परिमेय है कि नहीं? तो है, क्योंकि अपन 1 लिख देंगे। ओके, इसके बाद जो 5वीं संख्या है दुनिया में, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है बच्चे? अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। इसकी जस्ट डिफिनीशन उसी के उल्टा हो जाएगा। जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है? वह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस 60 में जान लीजिए, ज्यादा हमको सब जानते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा रिवीजन हम कर रहे हैं क्योंकि हमको दिक्कत होगी बाद में, इसलिए बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या है, दैट इज मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू जो पी क्यू पूर्णांक, वही अपरिमेय होगा। जैसे √3/4, देखिए बेटा ये पी बाई क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट यह जो √3 है वो पूर्णांक नहीं है, इस बात को फेल कर रहा है, इसलिए कुछ दूसरा है, परिमेय ना होगा, कुछ दूसरा है, इसलिए क्या बनाता है? अपरिमेय। एक नोट में एक बात जरूरी है समझना, बच्चे ध्यान दें। आप जानते हैं √p एक अपरिमेय का उदाहरण है, अपरिमेय है। ये क्या है भाई? अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं आप लोग? आप जानते हैं ये 2 से शुरू होता है ना, 2, 3, 5, 7, ये जो खुद से कटे या जिसके 2 गुणज हो, मतलब समझ लीजिए जिसको 2 काटने वाले हों। ओके, तो ये होता है, इस तरह से अनंत बहुत सारा होता है अपरिमेय संख्या। तो यह जो है ना, यहाँ पर कोई भी अपरिमेय घेर देंगे ना तो उदाहरण हो जाएगा इसका, √2, √3 है ना, अभाज्य घेर दीजिए। उसके अभी बहुत सारा इसमें आगे लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, दुनिया में 1 लाख लगा देंगे, 1 लाख कड़ी में 2, सब एग्जाम्पल हो जाएगा। आपके पास इतना एग्जाम्पल है परिमेय का कि आप कह नहीं सकते कि आपके बहुत सारा एग्जाम्पल। ओके, अपरिमेय संख्या आपने जान लिया। एक नोट में बहुत जरूरी है बेटा, देखिए बेटा एक बात कही गई है, जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल यानी कोई मूल और गणित विज्ञान या कोई सब्जेक्ट का जो प्रतीक चिन्ह आया है जिसका मान दुनिया में पूर्ण नहीं है, वो सभी किसके उदाहरण हैं? अपरिमेय के। जैसे बच्चे आपने पाई को देखा होगा, एक्सपोनेंशियल ई को देखा होगा, log 2 log 3 को देखा होगा, इस कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक ना, एच कट को देखा होगा, बहुत सारे सिंबल देखे होंगे।
आप लोग बच्चे बोल्ड मैन कांस्टेंट देखे होंगे, ये सब मैथ में प्रतीक सिंबल हैं। ये सब क्या है, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट देखे होंगे, ये सब क्या है, ये सारे सिंबल जो है जिसके मान पूर्ण नहीं, आप जानते हैं सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं कि 3 नहीं है, 3 नहीं है बच्चे, ये 3 के आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं, मतलब पॉइंट में बहुत हैं, वो बस सिंप्लिसिटी के लिए 3 ले लिया गया है। आपने पाई को स्वयं देखा है, पाई का जो वैल्यू है वो 3.1425 कुछ करके है इस टाइप से। लेकिन आप लोग जानते हैं इसका मान पूर्ण नहीं है, इसका मान कोई बता नहीं पाया, अनंत तक इसी तरह जाता रहता है, किसी को पता नहीं है। और यहाँ से एक चीज हम आपको थोड़ा बता दें, इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। एक बात बताएं आपको, गॉस ने कहा था मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस एंड अरिथमेटिक इज अ क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। जो चल रहा है, क्या चल रहा है, अरिथमेटिक चल रहा है ना, अंक गणित है, अंकों का खेला है, तो अंक गणित इज अ क्वीन ऑफ, जो अंक गणित है यानी अरिथमेटिक है, इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें एक बात खास है, देखो बेटा, इसमें पाई डे मनाया जाता है 3 मार्च को, अभी जल्द ही खत्म हुआ है 3 मार्च को जो है भाई 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। 14 तारीख 3 का महीना, 3.1 में ही पाई डे का बर्थडे छिपा हुआ है, 3.14 दैट इज 14 मार्च। समझ रहे हैं बच्चे, 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे, याद रखिएगा इस बात को भी, खास बात है, ठीक है। 14 मार्च को पाई डे मनाते। इतनी बातें होने के बाद अपरिमेय पहुंच गए हम लोग, बच्चे सब नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वीडियो रोक कर, आप हर चीज और नहीं समझ में आती है तो देख सकते हैं बच्चे। इसके बाद हम लोग जो अगला नंबर आता है जिसका नाम है 6 नंबर, जिसका नाम है, उसके बाद क्या आता है, 6 हो गया, 7 नंबर, ओके। तो 7 नंबर हम लोग आते हैं जिसका नाम है, 7 नंबर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। कक्षा 10 तक की संख्याएं जो अपने कक्षा 10 में पढ़ा है, पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कुछ नहीं है भाई, देखिए सॉरी, तो अपरिमेय संख्या को टी से दिखाते हैं लोग, तो कुछ नहीं है, रियल नंबर को आर से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, आर कुछ नहीं है, क्यू यूनियन टी है। यानी परिमेय और अपरिमेय के संयोजन, परिमेय और अपरिमेय के संयोजन को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या कुछ भी बोल दीजिए, अभी तक जितने भी संख्याएं पढ़ी सब वास्तविक है। मैंने खूब मुंह से बोल दीजिए, जैसे कहते हैं ना हिंदी वाले सर आपके कहते हैं या इंग्लिश वाले सर कहते हैं जो भी मुंह से बोल दे सब नाउन है, उसे मैं कहता हूं कि कुछ भी मुंह से बोल दीजिए, क्या है वास्तविक संख्या। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक गड़बड़ी आएगी, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, एक ट्रिक है बहुत जोरदार, उसको आप समझ लीजिए। वास्तविक संख्या पहचाना ट्रिक है, ए किसी संख्या का स्क्वायर करिए, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक है। क्या है वो, वास्तविक है बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को, वास्तविक हो जाए। जैसे आप कोई पूछे 1/2 या -1/2 वास्तविक है कि नहीं, कोई पूछ दिया आपसे मान लीजिए, तो आप तुरंत इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने से जानते हैं ही है कि -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 दैट इज 1/4 आ जाएगा, पॉजिटिव आया, इसलिए क्या है यार, वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार कोई पूछ दे आपसे √5 है माइनस में, ये क्या चीज है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने से काम खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आप जान ही रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, पूरा 5 आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह रियल नंबर है। बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे सर जी पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्क्वायर करने पर होता ही है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर पर, कुछ क्या बचा, एक क्यों ट्रिक बता रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सारा चीज पॉजिटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है इसमें। स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर एक मशीन है जो पॉजिटिव को पॉजिटिव करती है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही बनाती है। लेकिन बच्चे एक नंबर दुनिया में पाया गया इसके इतर जो कि नेगेटिव भी आता है, वही गड़बड़ है। जैसे कौड़ी में जैसे -3 ले लिया, माने कोई भी कौड़ी में कोई चीज माइनस में ले लीजिए, यही गड़बड़ चलेगा। तो कौड़ी -3 मल्टीप्लाई कौड़ी -3 लिख लिया। अब ये गड़बड़ क्या होगा, कौड़ी खत्म हो जाएगी, दोबारा आया पूरा क्या आ जाएगा, -3 जो कि नेगेटिव है। क्या है, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके इतर कोई नंबर है दुनिया में उत्पन्न आया जिसी का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कक्षा 11 में चैप्टर नंबर आपका 5 है जिसका नाम है समृद्ध संख्या, यही शुरुआत होती है। तो आपको बताया जाता है कक्षा 11 में 10 तक का ही संख्या जो वास्तविक संख्या है, आपको 10 तक सीमा थी और ये नंबर आ गया। ओके, तो अब आपने जाना समृद्ध संख्या, इसके बाद क्या जाने बेटा, जो 8वां नंबर है आपका दुनिया में आया है वो है आपका समृद्ध संख्या। 8 नंबर जो पॉइंट आया है क्या नाम है, समृद्ध संख्या।
या असममित कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है भाई? सोचिए, मतलब ये जो कौड़ी में निगेटिव वाली संख्याएं हैं, आप समझ लीजिए, बस परिभाषा हम बता दे रहे हैं। निगेटिव वाला जो कौड़ी में होती है इस तरह से, जैसे √3i टाइप का जो थी ना, 3i, मतलब i मतलब रूट वही होता है i, जहां आपका i जो आयोटा बोलते हैं -1 को दिखाता है, तो 3 का कौड़ी मतलब -1 है, तो इस पर कौड़ी -3 को इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे आप समझ गए कि कोई चीज अगर i के रूप में है, यानी आयोटा के फॉर्म में है, यानी कौड़ी में माइनस, समझ लीजिए सिंपल, कौड़ी में वो माइनस में है, इसलिए समस्या बनेगा, तो इसलिए वो समृद्ध संख्या होता है। क्या होता है? समृद्ध संख्या होता है बच्चे। ओके, तो समृद्ध संख्या जान गए, तो आपने संख्याओं के बारे में पूर्ण नॉलेज प्राप्त कर लिया बच्चे। अब हम एक तरह से नोट हम कह सकते हैं, आप लोग अगर नहीं समझ आता वीडियो को रोक कर हर बातों को देख सकते हैं बच्चे। एक जोरदार नोट आपको बताते हैं, और संख्या को सीखना है तो यही लाइन याद रख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। पहली लाइन n है, नेचुरल नंबर बैठा है W में, W बैठा है I में, I बैठा है Q में, Q बैठा है R में। वो T अलग मत लिखिएगा, T अलग है ना। तथा बच्चे जो अपरिमेय संख्या बैठा है R में, इस प्रकार से सबसे छोटा नंबर कौन हुआ? प्राकृतिक संख्या। क्या नंबर है बेटा? प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद पूर्ण संख्या है, फिर पूर्णांक है, फिर परिमेय संख्या है, फिर रियल नंबर है, फिर अलग से R बैठा है, जो अपरिमेय संख्या है वो बैठा है रियल नंबर में। आपको पता है रियल नंबर बैठा होता है C में, वही कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन है? वही समृद्ध संख्या है, क्योंकि हर नंबर को मैं I लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए 3 ही है, 3 को नहीं लिख सकते I के रूप में, 3 + 0i, I आया कि नहीं? जब I आ गया तो बन गया समृद्ध संख्या, यानी सबसे बड़ा नंबर वही है, समृद्ध संख्या दुनिया में आया है। इस लाइन को याद करेंगे, नोट को याद करेंगे, सर बातें क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे हम आपको समझ सकते हैं कि आपने समझ गया है संख्याओं के बारे में, तो बस हो गया काम। आप समुच्चय के बारे में अब जानेंगे, व्हाट इज समुच्चय, सेट क्या है। अब हम लोग बच्चे जानते हैं समुच्चय में के बारे में। समुच्चय जो है आपका सेट के बारे में जानते हैं। कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय की परिभाषा क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी कोई इसका डिफिनेशन होता है। जैसे एक समुच्चय में, समुच्चय कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? कैपिटल लेटर में। ओके, समुच्चय को लिखते हैं कैपिटल लेटर में। तो समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखते हैं A बराबर, जैसे मान ली लिख दिया वाबेल, 5 वाबेल होते हैं ना, AEIOU। तो इसमें क्या है? एक सुपरिभाषित है, मतलब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये वाबेल है 5, तो हो गया। जैसे एक समुच्चय और लिखते हैं B लिखते हैं कैपिटल, देखिए समुच्चय को कैपिटल से लिखते हैं, उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं बच्चे। ये सब कक्षा 11 में जानते हैं, बस जस्ट रिवीजन रिकॉल है। तो आप लोग जानिए, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया AE लिख दिया, फिर 1 2 3 लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया। देखिए ये क्या है? ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि वैरायटी एक नहीं है। देखिए इसमें क्या परिभाषा है? आधा अक्षर है, आधा अंक है, तो अक्षर और अंक को मिला दिया गया है, बस कर्ली ब्रैकेट में लिख देना ही समुच्चय नहीं कहलाता है। समझ जाइए। अब लोग सोचेंगे, एक और लेते हैं, मान लीजिए लिख दिया 1 2 3, फिर 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये भी समुच्चय नहीं। वाई? क्योंकि रिपीटेशन हो गया। समुच्चय में 2 बातें जरूरी हैं, एक वैरायटी होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। परिभाषा भी उसकी होनी चाहिए, उसके अवयव निश्चित होने चाहिए, यही समुच्चय है। तो समुच्चय में ध्यान दीजिएगा कि एक वैरायटी हो तो एक वैरायटी हो, और उसकी कुछ परिभाषा हो। तो परिभाषा तो रहेगा ही, लेकिन एक वैरायटी जब रहेगी तो परिभाषा कुछ न कुछ रहता ही है, ये समझ जाएंगे। ये आपका समुच्चय था। बच्चे, हमको संबंध फलन पढ़ने के लिए हमको इस समुच्चय के बारे में जरूरी है जानना, ठीक है। तो हमने समुच्चय जाना, इसके बाद हमको जानना जरूरी है क्या? पता है? उप समुच्चय जानना जरूरी है बच्चे।
इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बच्चे खूब बढ़िया से नोट बना सकते हैं, बाकायदे आप लोग इसको समझ सकते हैं। कक्षा वगैरह में सब पढ़े हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए बस। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार से एक समुच्चय हो सकता है, बी इस तरह से अगर है नहीं हो सकता, ये रिपीटेशन हो गया तो नहीं रह सकता। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे उप समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चे कि कोई चीज, जैसे प्रधानमंत्री है, फिर उप प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है इस समय बताइए? तो इसमें राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तो आप उनके बारे में जानते हैं। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं नहीं? फिर मतलब उनसे छोटे छोटे पद होते हैं। प्रिंसिपल आपके स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, उसके बाद सब प्रिंसिपल होते हैं। ओके, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बाद समुच्चय पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय जिसका नाम होता है, सेट पढ़े थे ना, इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसेट। बच्चे क्या होगा? सबसेट। सबसेट क्या है? मतलब समुच्चय एक बड़ा होता है चीज। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको काउंट करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए इसमें 1 2, ठीक ना, तो अवयव की संख्या 2 है, कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2। तो कितने होंगे उप समुच्चयों की संख्या? कितने उप समुच्चय बनते हैं? उस समुच्चयों की, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं, बच्चे थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है। उप समुच्चयों की जो संख्या है वो क्या होती है बताइए आप लोग? 2 के पावर n होती है। ओके, 2 के पावर n। n क्या है? यही जो संख्या है, जिस समुच्चय में कितने अवयव हैं वही n है। तो आप लोग जान गए, इसका मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 है ना, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 उप समुच्चय बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? तो स्टाइल लिखने का उसका पहला जान ही रहे हैं, हाई होता है। फिर एक हग लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, एक हग लिख लिया, फिर 1 2 लिख दीजिए, तो देखिए 4 बन जाएंगे आपके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 3 अवयवों का लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय बी है, उसमें 3 अवयव हैं, 1 2 3। बच्चे ये क्यों बता रहे हैं? इसका जस्ट काम है हमको बहुत जोरदार। तो आप इसमें देखिए उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, ये सब कक्षा 11 में पढ़े आप लोग। 2 के पावर 3 दैट इज 8। ओके, 8 होंगे तो 8 बना लीजिए, कितना आसान है। पहला होगा 5, दूसरा होगा, एक एक ले लीजिए, 1 2 3, फिर 2 2 को लीजिए बेटे, 1 1 2, फिर 1 3। 1 का काम खत्म हो गया, देखिए दोनों जोड़ा बन गए, पीछे नहीं जाना है। फिर 2 के साथ 3 हो जाएगा, 2 3। ओके, अब देखिए कोई मिल नहीं रहा आगे, 2 3 के बाद कोई आगे नहीं, तो 3 3 का ले लेंगे, तो 1 2 3, 3 3 का ले लेंगे, तो 1 2 3 बन जाएंगे 8। तो 1 2 3 8 बन गए ना। इस प्रकार से उप समुच्चय हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो उप समुच्चय हमने लिखना सीखा। क्यों सीखा? इसका आगे बहुत जोरदार पता चलेगा आपको, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे संबंध फलन, तो उसमें पता चलेगा। ये सब हमको काम है, ये बहुत जरूरी काम है कक्षा 12 के लिए, आप लोग समझिए। उप समुच्चय जान गए, उसके बाद हमको जानना होगा, देखिए अब आपको आ जाते हैं सिलेबस पर। अब यहीं से सिलेबस शुरू होता है। ये तो कक्षा 11 की चीजें थी जो कक्षा 12 में डायरेक्ट यूज आनी है। अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 में। हमको जानना होगा, एक शब्द आता है कार्तीय गुणन। क्या था बेटा? कार्तीय गुणन के बारे में हमको जानना है। देखिए गुणन तो पढ़े हैं, लेकिन यह शब्द कैसे आ गया? कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन क्या चीज है भाई? एक नया शब्द आया है, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। जैसे इसमें क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए 2 समुच्चय हैं 1 3 5, और एक समुच्चय है 2 4 3 2 1, सॉरी बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी है आपका, उसमें है 1 2 4 4। ओके, 1 2 4। तो इसमें इसका कार्तीय गुणनफल कैसे करेंगे? तो इसका एक क्या होता है, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं बेटा। कार्तीय गुणन को कैसे दिखाते हैं? ए क्रॉस बी से। अब कैसे मल्टीप्लाई होता है ए क्रॉस बी का? 1 को उठाएंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 कामा 1, फिर 1 कामा, इस तरह से 1 को उठाया इसमें किया, फिर 1 को उठाया 2 में किया, फिर 1 को उठाया 4 में किया, फिर 1 3 को उठाएंगे 3 1, फिर 3 2, फिर 3 4 हो जाएगा। ओके, 3 4। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर इसको 5 को उठाएंगे, 5 1 5 2 5 4। इस प्रकार से आप बना लेंगे। ओके, इस प्रकार से कार्टेशियन गुणनफल निकल जाएगा। तो अब एक सूत्र होता है कि अगर एन ए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू एन है, तो नंबर आप कोई पूछे आपसे, नोट में मैं बता देता हूँ, आपको जरूरी है
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास बी कितने होंगे, तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन। जैसे आपने देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि इसमें 2 है 3 है तो m का मान 3 हो गया, बी में आपके 3 है तो इसमें 3 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई में कितने आएंगे, 3 तरीके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए कि नहीं। आपने जान गया, ये नोट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्तीय गुणनफल, इसमें एक शब्द आया है बेटा, यह क्या चीज होता है, 1, 2। 1, जो 2 है क्या है, क्रमित युग्म है बेटा। क्या है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब यह होता है, कोई पूछे क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म यह चीज होता है जिसमें क्रम का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे आप कहें कि 1 2 क्या बराबर है 2 1 के, नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं, बराबर नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप बना लीजिए, इसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, 1 है 2 है 1 है 2 है, सब जान ही रहे हैं। आपको इसको दिखाइए, 1 x पर चलना है 1, s पर चलना है 1 और y पर चलना है 2, तो s पर 1 गए फिर y पर 2 गए, तो यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट, इसका नाम है 1, 2। बच्चे फिर आप जाते हैं 2, 1, तो s पर चलना है 2, y पर जाना है 1, तो यहाँ पर मिलेगा एक पॉइंट, इसका नाम है 2, 1। तो कहाँ बराबर है, बराबर है। तो दो आर्डर पेयर क्यों बराबर नहीं, क्योंकि इसका आर्डर, इसका नाम है आर्डर पेयर। आर्डर पेयर कभी भी दो क्रम बदल देंगे तो वो दूसरा आर्डर पेयर होगा, समान नहीं होता है। ओके, ये सब जान गए आप बच्चे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देता हूं, देखिए एक चलिए पहले नोट एक देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, कभी कभी आ जाता है बच्चे परीक्षा में, तो इसलिए देख लेते हैं। जैसे दो आर्डर पेयर हैं ए बी बराबर सी डी, कहीं लिख दिया, ठीक है, मतलब आर्डर पेयर की ये परिभाषा है कि दो आर्डर पेयर अगर बराबर हैं, दो आर्डर पेयर अगर बराबर, इसका क्या मतलब है, तभी बराबर हो सकते हैं जब ए बराबर सी हो एंड बी बराबर डी हो बच्चे, तभी होगा, ठीक है, नहीं तो दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर पहला पहले बराबर दूसरा दूसरे बराबर नहीं है तो नहीं हो सकते ये दोनों आर्डर पेयर बराबर, क्योंकि इनका नाम है आर्डर पेयर। एक क्वेश्चन करते हैं, x प्लस वाई कामा कामा 8, इधर है आपका 10 कामा x माइनस वाई, तो करना फाइंड करता है, पूछता है वो, कभी कभी एक सवाल आता है, कभी कभी फाइंड x माइनस वाई, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं पता है आपको, हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। सोल्यूशन इसका क्या है भाई, सोल्यूशन इसका यह है कि अब दो आर्डर पेयर अगर बराबर है तो पहला पहले बराबर दूसरा बराबर हो जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं बराबर, यहाँ समीकरण मिल जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से दो चीजें जो है आप चूंकि कहेंगे ये दोनों दिया है बराबर, x प्लस वाई कामा 8 है बराबर 10 कामा x माइनस वाई। दो आर्डर पेयर बराबर हैं तो इसे अप्लाई कर देगा कि x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं को सॉल्व करिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एक ट्रिक है बच्चा, अगर x प्लस वाई कहीं पता हो, x माइनस वाई पता हो, एक ट्रिक है, जो x का मान होगा इनको जोड़ के आधा कर दीजिए, 10 8 18 बटा 2 9 आएगा x का मान, y का मान घटा के आधा, इनको घटा दीजिए तो 2 आएगा, 2 का आधा 1 आएगा, खत्म सवाल। ये ट्रिक है इसका। अगर कहीं आपको ये ट्रिक पता चले, ट्रिक है तो समझ लीजिए, कहीं नोट करना हो तो ट्रिक है समझ लीजिए। और कहीं x प्लस वाई मान लीजिए a है, x माइनस वाई कहीं b है, तो x का मान डायरेक्ट निकालना होता है, a और b जोड़ के आधा, y का मान a में से b को घटा के आधा कर सकते हैं। ये ट्रिक है, बहुत जोरदार, कक्षा 10th में लगी है, आप लोग इसको सीख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये सब बातें हमने आपको बता दी। एक आपका आर्डर पेयर पे एक नोमेरिकल था, आप कोई भी नोमेरिकल आ सकता है, कोई भी यहाँ चेंज कर सकता है, इस प्रकार से पहला पहले बराबर दूसरा दूसरे बराबर करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग आर्डर पेयर को सीख गए हैं बच्चे। तो आर्डर पेयर सीखने के बाद हमने क्रमित युग्म को सीखा, अब हम लोग थोड़ा संबंध के बारे में जानने के योग्य हो गए। तो संबंध क्या चीज है बच्चे, संबंध थोड़ा बताते हैं आपको, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। संबंध क्या है, संबंध कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए एक आपका समुच्चय इधर a है, इधर समुच्चय आपका b है, इसमें से एक संबंध हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं, 1 2 3 4 है, इसमें मान लीजिए आपका है 3 4 5 6, ठीक है। हम एक संबंध बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, a क्रॉस b निकालेंगे, यह समुच्चय आपका a है, ये आपका b है। तो कहते हैं संबंध a से b में जो संबंध r है इस प्रकार परिभाषित होता है, कुछ नहीं है, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, तो बहुत बड़ा हो गया थोड़ा, इसमें हम लोग छोटा थोड़ा ले लेते हैं, अब छोटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग छोटा न्यूमेरिकल लेते हैं, a बराबर दिया है मान लीजिए 1 2 3, b बराबर दिया है मान लीजिए 1 2 5, इस तरह दिया है, इसमें आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें बेटा,
मल्टीप्लाई कर लें तो 1,1 मिलेगा, 1,2 मिलेगा, 1,5 मिलेगा, 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, ठीक है, 3,1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 3,2 मिलेगा, 3,5 मिलेगा बच्चे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए एक मैं रिलेशन बना रहा हूं R1 जिसको बोल दूं, ऐसा बनाता हूं x y सच दैट x बराबर y। ऐसे x y को इसमें से लेना है जिसमें दोनों क्या है, बराबर है। तो कहीं है दोनों बराबर, देखिए यही मिल रहा है दोनों बराबर, इसमें देखिए ढूंढिए तो कहाँ, वही ना 2 2 बराबर है, तो इसमें एक ही अवयव आएगा 2, ओके, ये रिलेशन बन गया। एक R2 हम बना सकते हैं बच्चे, क्या बना सकते हैं, एक R2 बना लीजिए। चलिए देखिए क्या क्या बना रहे हैं हम, आप लोग कक्षा 11th में सब बना के आए हैं। इसमें x बड़ा है y से, चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन लोग आएंगे। पहला कहाँ बड़ा है भाई, इसमें बराबर है, बड़ा नहीं है, इसमें बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए बड़ा है, ये आ जाएगा 2,1, यह बराबर ये नहीं आएगा, 2,3,1 भी आ जाएगा। फिर देखिए ये भी बड़ा है तो 3,2 भी आ जाएगा। इस तरह से हम रिलेशन बना लिए। एक R3 बना सकते हैं, एक इसी प्रकार R4 बना सकते हैं, इसी प्रकार आपका R5 बना सकते हैं। तो आपके मन में होगा विचार कि कहाँ तक बना सकते हैं, मन में आ रहा होगा ना कहाँ तक बना, यानी क्या देखा आपने, जो ये रिलेशन है A क्रॉस B में ही से तो निकल के आ रहा है। तो हम लोग इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। परिभाषा क्या है संबंध का, कहेंगे परिभाषा, परिभाषा क्या निकल के आएगी इसकी भाई, देखते हैं। कहेंगे समुच्चय, समुच्चय A से B में, A से B में जो संबंध R में, संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है, समझ गए। मतलब हम लोग देख रहे हैं बच्चे, इन्हीं में से न ले रहे हैं संबंध को, संबंध क्या है, इन्हीं में से ले रहे हैं, होता है। अर्थात हम एक भाषा में, अगर भाषा, ये तो लैंग्वेज मान लीजिए है, भाषा है, एक लैंग्वेज में लिख दें, लैंग्वेज कर रहे हैं, जैसे सिंबल में लिख दें तो इस तरह लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ एक। दिस डिफिनिशन, केवल वन यही बोल दिया जाए, काम खत्म हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। संबंध कुछ नहीं है, उसी A क्रॉस B से A क्रॉस B में से लिए गए कुछ अवयव हैं, इसलिए उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार संबंध हम लोग ने जाना। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, बस एक बात और बता देते हैं छोटी सी। बच्चे आप लोग सोचे होंगे, जैसे हमने सर क्वेश्चन पूछा आपसे कि सर जी अब बनाते जा रहे हैं, आप बनाते जा रहे हैं, क्या है, कितने बनेंगे, तो ये भी थोड़ा जान लीजिए कितने बनेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे, एक्चुअली R क्या है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। तो कहेंगे सर जी एक नोट में बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इतना अच्छा मजा आएगा। अगर A में m अवयव हैं, मान लीजिए B में कितने हैं, n अवयव हैं, तो अगर मल्टीप्लाई किया जाए A क्रॉस B में तो कितने आएंगे, m इंटू n आएंगे। तो कहेंगे उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या अभी पढ़ाए थे, देखिए मिट गया है, उप समुच्चयों की संख्या आपको पढ़ाया गया था। उप समुच्चयों की क्या पढ़ाया गया था बच्चे, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 के पावर mn, 2 की पावर mn है कि नहीं, ये उप समुच्चय है, ये तो यहाँ पे संबंध का काम करेगा, ये संबंधों की संख्या भी हो जाएगी, संबंधों की 2 की पावर mn। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसी में कितना संबंध बनेंगे, तो संबंधों की संख्या, लास्ट वीडियो है टॉपिक, संबंधों की यहीं से संख्या लिख सकते हैं आप लोग, संबंधों की संख्या इक्वल टू, मान लीजिए कितने अवयव थे इसमें मान लीजिए 3 है, उसमें 3 है, तो A क्रॉस B में 9 आए होंगे, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है, 2 की पावर 9 आपके क्या बनेंगे, इसमें संबंध बनेंगे बहुत ज्यादा। तो हम लोग 2 की पावर 9 बना नहीं पाएंगे, बट एक हम कैलकुलेशन हमको आपको बता दिया, थोड़ा सा मेहनत किया, क्यों नहीं बन जाएगा, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हमको उसको जरूरत नहीं होता है, बस हम संख्या गिन लेते हैं कि कितने संबंध बनेंगे। तो आप लोग बताइए क्या उस समुच्चय जो हमने पढ़ाया था काम किया कि नहीं, आप लोग सोच रहे उसी तरह पढ़ा रहे हैं, उसी तरह नहीं पढ़ाते हम कोई चीज, अगर कोई चीज बता रहे हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कारण होगा, आगे उसका यूज होगा। तो यह संबंध की परिभाषा है। संबंध क्या है, समुच्चय A से B में संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, अर्थात R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, बस इतनी सी बात है, और इतना नहीं बोलना चाह रहे, बस इतना बोल दीजिए, जस्ट काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मजा आया, पहला लेक्चर था। अब कल से हम लोग पूरा अपना सिलेबस शुरू कर देंगे। ओके, तो आज के लिए आप लोगों को थैंक यू। तो हमारा थैंक यू जान ही रहे हैं हम कैसे बोलते हैं, आप लोग पता है कि नहीं। चलिए देखिए, हमारा थैंक यू मैथमेटिक्स की भाषा में देखिएगा, ये मेरा, आप लोग आज से पहला वीडियो आपने देखा है अगर, आज से किसी को थैंक यू सब बोलना होगा मैथ की भाषा में, क्योंकि यू आर मैथमेटिशियन एंड आई एम आल्सो मैथमेटिशियन। तो अब आज से आप लोग क्या बन गए, मैथमेटिशियन। ओके, थैंक यू।